गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, हम सब लोग पढ़ रहे थे भूगोल का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो था वन एवं वन्य जीव संसाधन। हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में और आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर जो है परिस्थितिक तंत्र। परिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? वन एवं वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व होता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारी जो भी वनस्पतियां होती हैं, जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु तथा भौतिक पर्यावरण मिलकर परितंत्र की रचना करते हैं। इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। पारिस्थिति जीव विज्ञान का वो भाग है जिसके द्वारा हमें जीव तथा पर्यावरण की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का बोध होता है। ये एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होता है और इसमें हम जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं और जो पर्यावरण होता है हमारा, उनसे उन दोनों का यानी कि जीव का और पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध होता है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसका जो संबंध होता है, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इस प्रकार विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंधों द्वारा पुनः उनका भौतिक पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। और जो इनका जो विज्ञान होता है, इनके संबंधों की जिससे कि हमको जानकारी मिलती है, जिससे हम अध्ययन कर सकते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी सिस्टम। जीव और उसका पर्यावरण प्रकृति के जटिल तथा गतिशील घटक हैं। प्रकृति के क्या घटक हैं? जो जीव जंतु होते हैं और पर्यावरण। पर्यावरण अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। पर्यावरण जो होता है हमारा, उसमें बहुत सारे कारक होते हैं। ये कारक जीवों को प्रभावित करते रहते हैं। जीव भी अपनी वृद्धि, व्यवहार तथा जीवन व्रत के पारस्परिक प्रभाव से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण भी प्रभावित करता है जीवों को और जीव भी प्रभावित करते हैं पर्यावरण को। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु एवं पादप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परंतु उनमें परस्परक तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थों एवं ऊर्जा का विनिमय होता रहता है। मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनसे जो भी प्रभावित होकर पर्यावरण को पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे को वो लोग एक्सचेंज करते रहते हैं यानी कि विनिमय करते रहते हैं। निरंतर पारस्परिक क्रियाओं के कारण पारितंत्र भी उतना ही गतिशील हो जाता है जितना कि भौतिक पर्यावरण। विभिन्न प्रकार के जीव भौतिक पर्यावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं और जो जीव होते हैं वो उस पर्यावरण में या उस एनवायरनमेंट में अपने को ढाल लेते हैं, अर्थात वे भौतिक पर्यावरण का अपनी आवश्यकता अनुसार अनुकूलन कर लेते हैं और जैसी की परिस्थिति होती है, जैसा कि पर्यावरण होता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसी में ढल जाते हैं सारे जीव जंतु। तो इस तरह हमने जाना कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है। अब हम जानते हैं कि जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पतियों में गहन संबंध होता है। तो वो किस तरह से होता है, इसको हम डिटेल से विस्तार से पढ़ते हैं। किसी प्रदेश के जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पतियों में गहन संबंध होता है। ये तो अभी हमने पढ़ा कि जीव जंतुओं में और जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और पर्यावरण है, उनमें एक गहरा संबंध होता है। प्राकृतिक वनस्पति से जीव जंतुओं को न केवल भोजन ही पर्याप्त होता है, अपितु सुरक्षित प्राकृतिक आवास भी सुलभ होता है। मतलब कि
जीव जंतुओं को वनस्पतियों से ना ही सिर्फ भोजन मिलता है कि वो लोग भोजन प्राप्त कर लें, बल्कि उनको रहने के लिए वहाँ पर आवास यानी कि घर भी मिलता है, अपितु सुरक्षित प्राकृतिक आवास भी सुलभ होता है। वास्तव में ये जीव जंतु जहाँ पर भी अपना रैन बसेरा बना लेते हैं, वहाँ के पारितंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो जीव जंतु जिस जगह अपना घर बना लेंगे, अपना रैन बसेरा यानी कि घर बना लेंगे, तो वहाँ पर वो लोग एक पारितंत्र की, इकोलॉजी की बहुत अच्छी सी क्या करते हैं, पूरी अपनी भूमिका निभाते हैं। यद्यपि जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र विचरण करते हैं, परंतु जीव जंतुओं को प्रत्येक जाति जलवायु दशाओं में सीमित परिवर्तनों को ही सहन कर सकती है। जो जीव जंतु होते हैं वो देखा होगा आपने कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा आराम से कहीं भी वो लोग उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनको भी रहने के लिए जो परिस्थिति चाहिए, जो जलवायु चाहिए, वो सब कुछ उनके हिसाब से होनी चाहिए। अगर वैसी नहीं होती है तो वो लोग उस परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते हैं। उनकी शारीरिक संरचना, रंग रूप, भोजन की आदतें आदि सभी उनके प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। तो जिस तरह जो पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी भी जो बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक संरचना के हिसाब से, उनके रंग रूप के हिसाब से, उनके भोजन के हिसाब से ही वो लोग अपने पर्यावरण में रहते हैं। अगर ये सब चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं ठीक ढंग से, तो वो उस पर्यावरण में नहीं रह पाते हैं। पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन हो जाने से जीव जंतु स्वयं को उनके अनुसार कुछ सीमा तक ढाल लेते हैं अथवा वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो थोड़ा सा तो मतलब उस सिचुएशन में, उस पर्यावरण में अपने को ढाल सकते हैं एक सीमा तक, लेकिन उसके बाद में जब वो नहीं सह पाते हैं तो उस जगह से चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, यानी कि वहाँ से चले जाते हैं। पक्षियों का मौसमी प्रवास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो पक्षी होते हैं वो भी जो मौसम के हिसाब से वो लोग भी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी कि प्रवास कर लेते हैं। कुछ वन क्षेत्रों में तो जीव जंतुओं की नवीन प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए रेडिएर, टुंड्रा एवं टैगा वनस्पति का वन्य प्राणी है, जो विषुवतीय सदाबहार वनस्पति के क्षेत्रों में अपना प्राकृतिक आवास निर्मित नहीं कर सकता। इसी प्रकार विषुवतीय वन प्रदेशों का स्थूलकाय प्राणी हाथी टुंड्रा एवं टैगा प्रदेशों में अपना आवास नहीं बना सकता। तो इस तरह से उस जगह पर जैसे हाथी है वो टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में अपना घर नहीं बना सकता है। अतः जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध रखती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ और गहन संबंध रखती हैं। अब हम आते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो इसके विषय में अब हम जान लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को हम कहते हैं जीव आरक्षित क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां वन जीव वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जहां पर वन और जीव जंतुओं को, जो वन में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको वहां पर क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। इनके क्षेत्रों के निर्धारण द्वारा जीव जंतुओं तथा वनस्पति की उनकी प्रजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जो दुर्लभ या संकटग्रस्त हैं। ऐसी जो प्रजातियां होती हैं जो कि बहुत दुर्लभ हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जो कल हमने आपको बताई थी कि दुर्लभ हैं, ऐसी जो प्रजातियां हैं वो क्या होती हैं, तो उसको देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। तो ऐसी प्रजातियों के जो भी जीव जंतु होते हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। हमारे देश में जीव जंतुओं और जैव विविधता के संरक्षण हेतु इस प्रकार के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र इसी प्रकार के क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण है। तो ये जो रिज़र्व होते हैं, इसमें जो भी दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनकी जो कि बहुत घट रही हैं, बहुत ही दुर्लभ है जिनकी प्रजातियां मिलना, तो उन जीवों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड में है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है जिससे कि वन्य जीव को संरक्षित रखा जा सके। तो इसमें पहला प्रावधान है वन्य जीवों के आवासों का संरक्षण करना। जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं उनके घरों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना। दूसरा है भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करना। जो भी रक्षित जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उन वन जीवों की सूची को प्रकाशित करना चाहिए। तीसरा है बची हुई प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करना। जो बची हुई प्रजातियां हैं, जो थोड़ी लुप्त हो गई हैं, थोड़ी संकटग्रस्त ऐसी जो प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनका एक संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और इसमें चौथा पॉइंट है वन्य जीवों के आखेट पर प्रतिबंध लगाते हुए उनके आवासों को कानूनी रक्षण देना तथा जीवों के व्यापार को रोकना। और जो वन्य जीवों का शिकार कर देते हैं उन लोगों पर प्रतिबंध लगाना और उनके आवासों को, जो भी वन्य जीवों के आवास हैं, उनके घर हैं, उनको एक कानून बना देना चाहिए ऐसा कि उनसे रक्षा की जा सके उनके घरों की। और जो भी जीव जंतु हैं उनको व्यापार करने पर रोक लगा देनी चाहिए। तो ये सब अधिनियम के अंदर प्रावधान है और इन प्रावधान के हिसाब से ही हमारा जो सरकार है वो ये सारे प्रतिबंध लगाती है जिससे कि हम वन्य जीव को संरक्षित रख सकें। अब है कि नेक्स्ट टॉपिक बाघ परियोजना क्या होती है। तो बाघ परियोजना को हम लोग पढ़ लेते हैं। बाघों की प्रलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक बाघ परियोजना लागू की है। हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो उनकी भी जाति जो परिजाति है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो उसी को बचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, और वो परियोजना लागू कर दी गई है। ये परियोजना 1973 ईस्वी में लागू की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 17 राज्यों में 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 27 बाघ रिजर्व बनाए गए हैं। तो इस परियोजना के तहत क्या किया गया है कि 17 राज्यों में एक बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कि 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 27 बाघ रिजर्व का निर्माण किया गया है। इनमें उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व आदि सम्मिलित हैं। तो इतने सारे जितने भी ये हैं 27 बाघ रिजर्व, उनमें से कुछ बाघ रिजर्व के नाम दिए हुए हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस परियोजना का लक्ष्य बाघों का संरक्षण करके उनकी संख्या में वृद्धि करना है। और इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है, ये लक्ष्य है कि बाघों को जितनी उनकी प्रजातियां हैं उनको संरक्षित किया जाए और जो उनकी जाति की जो संख्या घट रही थी उसको धीरे धीरे बढ़ा दिया जाए। तो ये है बाघ परियोजना। अब हम आते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है। संयुक्त वन प्रबंधन सरकार और स्थानीय समुदाय का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम में वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। संयुक्त वन प्रबंधन एक मैनेजमेंट है सरकार का और जो भी वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं उनका, उन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिससे कि हम वनों का प्रबंधन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 1988 ईस्वी में उड़ीसा राज्य में, यानी कि उड़ीसा राज्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में कार्यरत स्थानीय सामुदायिक संस्थाएं वन विभाग के साथ मिलकर वन संरक्षण का कार्यक्रम चलाती हैं। तो इस कार्यक्रम को सबसे पहले उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया था और वहाँ के जो स्थानीय सामुदायिक संस्थाएं थीं और वन विभाग था, दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया, जिससे कि हम लोग वन को संरक्षित रख सकें और वनों का ह्रास ना हो। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो हिट बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।